हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और आज हम कुछ सहाफ़त की बात करेंगे, क्योंकि सहाफ़त तो वैसे हर दौर में ही मुश्किल रही है और जो भी इस फील्ड से अटैच होता है उसके लिए एक गिवन होता है। लेकिन जब वज़ीर आज़म इमरान खान आए, उन्होंने अपना एजेंडा पेश किया, तो हमें ये उम्मीद हो चली, एटलीस्ट हम यंग लॉट को ये उम्मीद हो चली कि शायद अब वो जो अकाउंटेबिलिटी फ़ॉर ऑल है और बिला किसी तफरीक के अकाउंटेबिलिटी है, हर कोई सवाल पूछ सकेगा, अगर उसे कहीं भी डिस्क्रिपेंसी नज़र आती है तो उसके ऊपर शायद कुछ वर्क भी होगा और अमली तौर पर भी होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी ही पार्टी के नज़रिए के बरखिलाफ एक्ट कर रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिसर्च है वो आपसे शेयर करना चाहते हैं और उस पर अपने एनालिस्ट की राय जानना चाहते हैं। तो इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के एक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक जो आदाद-ओ-शुमार हैं उसमें शरीक अफराद में से 23% जो हैं उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है बेरोज़गारी, और 21% अफराद ने सर्वे में महंगाई को सबसे बड़ा मसला करार दिया है। 14% ने राय जाहिर की कि कोरोना, और 11% की राय में कारोबार में कमी मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। इसी तरह नए माली साल के बजट से 52% अफराद गैर मुतमईन नजर आए, सिर्फ 21% अफराद मुतमईन हैं, जबकि 57% अफराद ये चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। 29% नई हुकूमत चाहते हैं। 27% का ख्याल ये है कि मुल्की मसाइल शहबाज शरीफ साहब हल कर सकते हैं, और 22% का ख्याल ये है कि पाकिस्तान के मसाइल इमरान खान साहब हल कर सकते हैं। अब इलेक्शन के बाद ये पहली मर्तबा है कि अवामी पसंदीदगी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तहरीक इंसाफ से आगे निकल गई है। अब ऐसे में अपने एनालिस्ट से हमारा ये सवाल है कि ऐसा क्या हुआ इन 2 सालों में कि तहरीक इंसाफ अपनी मकबूलियत खो बैठी, और अभी 3 साल हैं हुकूमत के, तो आगे क्या करना चाहिए या क्या इकदाम होने चाहिए जिनकी बदौलत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी खोई हुई मकबूलियत वापस हासिल कर सकती है। ओपन ऑप्शन है सबके पास, और पैनल पर आज हमें ज्वाइन करें महमूद सरफराज साहिबा, रीमा उमर साहिबा, हफीजुल्लाह न्याजी साहब, बाबर सत्तार साहब, इरशाद भट्टी साहब और शहजाद इकबाल साहब भी हमारे साथ हैं। तो न्याजी साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या सही होना चाहिए अगले 3 सालों में कि जो पब्लिक ट्रस्ट लूज कर दिया है पीटीआई ने, वो वापस गेन कर सकें? पहली बात तो यह है कि अगले 3 सालों में शामिल होना चाहिए। एक चीज हर सूरत में होनी चाहिए कि इमरान खान को टाइम पूरा करने दिया जाए। मुझे लगता ये है, और जैसे जो पहले बड़े उनके मुतासरीन लवाहिकीन मुरब्बीन थे ना इमरान खान साहब के, तो जिस तरीके से उनके ऊपर वो 10 गज लंबी जुबानें चला रहे हैं, मुझे खतरा ये है कि वो उनके लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए सामा पैदा कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। ये खेल अब खत्म होना चाहिए कि जैसी तैसी हुकूमत इंस्टॉल हो जाए। 88 में नवाज शरीफ साहब की, 85 में जुनेजो साहब की, 2002 में जमाल साहब की, जिस हालत में भी हो, अब उनको टाइम पूरा करने दिया जाए। 1953 में मोहम्मद अली बोगरा की, ये नहीं है कि मेरा दिल उचाट हो गया, मैं इमरान खान से जान रहा हूँ। तो प्लीज दुआ गो भी हूँ इमरान खान की हुकूमत के आने के फौरन बाद भी आपके इसके ऊपर किया था मैंने रिपोर्ट कार्ड में, खुदा गवा के दिल जमे से दुआ मांगो, अल्लाह मियां इमरान खान को पूरे 5 साल का। उसके 2 चीजें, एक तो इमरान खान के अंदर जो कैपेसिटी है जिस वजह से लोग बिल बुला रहे हैं, जो परेशान है, उसका मजीद जो है लोगों को पता चलना चाहिए, और वो पूरा 5 साल गुजारेंगे तब होगा। हुकूमतें चलती हैं एक पूरे की पूरी सियासी इस्तेकाम के साथ, और वो सियासी इस्तेकाम अगर इमरान खान को भी दे दे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसके कुछ ना कुछ मुस्बित नतीजे मिलेंगे। इमरान खान की गलती होती रहेंगी, लेकिन ये जो इस्तेकाम है, ये आपको अंदाजा नहीं कि पाकिस्तान को किस पूरी तरह चाहिए। हम हर 2-3 साल बाद इसी को मिस करते हैं। जैसे 1.5 साल होता है, एक अंगड़ाई ली जाती है और हम देखते हैं कि बिल्कुल नया, एक आउट ऑफ द बॉक्स एक नया फार्मूला आ जाता है, और फिर वो सारी चीजें जो है वो जो उनके गुण थे या जो हमें मुस्कुराहटें देखते थे, वो मुस्कुराहटें भी गायब होती हैं। ग्रिम फेसेस, सख्त कड़े, जो जुड़े हुए कड़े चेहरे जो है वो भी उनके साथ इमरान साहब के साथ तस्वीरें नजर आते हैं। अब इसको आप बर्दाश्त के ठंडे पेटों। न्याजी साहब, जो आपने पॉइंट उठाया ना, बाबर सत्तार साहब की जानिब लेके चलते हैं। बाबर साहब, न्याजी साहब कहते हैं कि टाइम पूरा करने दिया जाए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, लेकिन जो वादे हमसे किए गए थे उनको भी तो पूरा होना चाहिए। अलीना, पहले तो आपके सवाल में एक असम्पशन है कि पीटीआई ने अपनी मकबूलियत खो दी है, तो मुझे तो जो आपका रिजल्ट है उसमें कोई ऐसी बात नहीं नजर आई जिससे ये लगे कि पीटीआई ने अपनी मकबूलियत खो दी है।
जिस वक्त इलेक्शन हुए थे 2018 के, उस वक्त भी सेंस ये थी कि पॉपुलर वोट जो है और पॉपुलैरिटी जो है पंजाब में PMLN की ज़्यादा है PTI से, लेकिन इलेक्शन फिर भी PTI जीती थी। और ज़ाहिर है मेजॉरिटी गवर्नमेंट उनकी नहीं फॉर्म हुई, ना सेंटर में फॉर्म हुई, ना पंजाब में फॉर्म हुई, तो कोलिशन गवर्नमेंट्स हैं। सो ये कहना उस वक्त भी यही अंदाजा था कि सिंगल लार्जेस्ट वोट जो है वो PMLN का है। लेकिन बाबर साहब तब से अब तक बहुत कुछ हुआ है। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी की एक पूरी ड्राइव चली, वजीर आज़म इमरान खान ने बहुत कुछ किया जिसके ऊपर अब हम जज कर सकते हैं, और उसके बाद ये सर्वे आया है। नहीं, हम नहीं जज कर सकते। अच्छा, हम किस बेसिस पे जज कर सकते हैं कि खोई हुई मकबूलियत खो दी है PTI ने? हम तो एक जजमेंट पास कर रहे हैं ना, मैं तो नहीं कर सकता, ये तो इलेक्शन में बात पता चलेगी ना। हमें बाकियों को ये बात करनी चाहिए कि मकबूलियत खो दी है, ये तो जजमेंट है। लगेगा कि हम एक पॉइंट ऑफ व्यू को प्रोपोगेट कर रहे हैं, ठीक है, क्रिटिसिज्म हम कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस की हम जरूर बात कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि किसने मकबूलियत खो दी है और किसने पा दी। और जहां तक परफॉर्मेंस की बात है, देखिए PTI का आप मैनिफेस्टो निकाल के देख लें, इमरान खान साहब का ट्विटर फीड देख लें, वो सारी बातें कह चुके हैं जो किसी को कहने की जरूरत थी। सो जो वो बातें कह चुके हैं वो अब करने का टाइम है। वो ये कह चुके हैं कि हम, और फैसल बॉर्डा साहब ये कह चुके हैं कि पता नहीं कितने लाख करोड़ वो बनाएंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, वो दे दें, बहुत ज्यादा मकबूल होगी पार्टी। आपने कहा था कि हाउसिंग करेंगे, लोगों को, गरीब लोगों की हाउसिंग करेंगे इस मुल्क में, दीजिए लोगों को हाउसिंग, बड़ी मकबूलियत आएगी। इन्होंने जब क्रिटिसाइज किया था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को PMLN के, तो इन्होंने कहा था कि मुल्क जो है वो सड़कों से और ब्रिजों से नहीं बनते, वो ह्यूमन डेवलपमेंट से बनते हैं, वो तालीम और सेहत से बनते हैं, जो हम KP में कर रहे हैं। तो दे दीजिए लोगों को तालीम, दे दीजिए उन्हें सेहत, आप बहुत मकबूल हो जाएंगे। यही है ना, एक सिटीजन ने बेसिक सी चीजें उसे चाहिए होती हैं अपनी हुकूमत से, अपनी रियासत से, कि उसकी जिंदगी, उसके बच्चे, उसकी सेहत, उसके माँ बाप, उनकी फलाह बहबूद वो कर सके, घर पे पैसे आते हैं, इकोनॉमी ठीक हो जाए। महमल को गुफ्तगू में शामिल करते हैं। महमल, बाबर साहब जो कहते हैं कि जो आदाद शुमार हैं, जो सर्वे में आया कि 27% शहबाज शरीफ से को समझते हैं कि वो उनके मसाइल हल कर सकते हैं, 22% कहते हैं इमरान खान, तो ये कोई पैमाना नहीं है नापने का। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि उनकी मकबूलियत में कमी हुई है। आप इससे इत्तफाक करती हैं? देखिए नीना, सर्वेस होते हैं, जाहिर बात है ग्राउंड रिपोर्ट्स हालात के ऊपर। अभी लोगों को, जिस तरह मैंने पहले भी देखा, हम ये बात कर चुके हैं कि क्योंकि पंजाब के अंदर उस्मान गुलजार साहब हैं, तो शायद एक वो इतना बड़ा सूबा है, इतना पावरफुल सूबा है, उसके अंदर आपने एक ऐसे शख्स को लगाया जिनकी परफॉर्मेंस उस तरह से नजर नहीं आती, ना वो कोई मीडिया टॉक करते हैं, ना वो कोई इतनी बातचीत करते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। और उनके अपने लोग जब कंप्लेन करते हैं तो फिर शायद ये भी एक वजह बनती है। असल बात जो इसके अंदर है, मकबूलियत बढ़े या कम हो, ये तो खैर मुद्दत जब वो पूरी करेंगे और अगले इलेक्शन आएंगे, असल चीज हमें ग्राउंड रियलिटी से तब पता चलेगी। लेकिन जो 2-3 चीजें, जिस तरह बाबर ने भी कहा कि मैंने अपने मैनिफेस्टो में की, देखिए जिस तरह नून लीग जब 2013 के इलेक्शन में आने से पहले उन्होंने जो चीजें वादे की थी, उन्होंने बहुत ज्यादा, उन्होंने बिजली के बारे में कहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वो चीजें उन्होंने आकर की भी। वो PTI ने जो की थी, और ये खैबर के अंदर उनकी थी कि हम पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स करेंगे। असल उनकी जो चीज थी PTI के मैनिफेस्टो के अंदर, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स थे, पुलिस रिफॉर्म्स होंगे, पटवारी सिस्टम को हम रिफॉर्म करेंगे, सिविल सर्विस को हम रिफॉर्म करेंगे, हम इंसाफ दिलाएंगे, जुडिशियल रिफॉर्म करेंगे। ये जो थाना कचहरी वाली प्रॉपर सियासत होती है कि लोगों की हम उससे जान छुड़ाएंगे, जो असल लोगों के मसले बहुत ज्यादा होते हैं थाना कचहरी वाले, मतलब मईशत से ज्यादा मेरे ख्याल में उन्होंने रिफॉर्म्स की बात की थी। तो ये अभी तक PTI ने 2 साल जाया करनी है और अभी तक इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। तो असल मसला ये है, अगर उनको मकबूलियत वापस लेनी है या ये कि अगले इलेक्शंस के लिए उन्हें प्रॉपर कंप्लीट करना है, तो फिर मेरे ख्याल में उनको ये वाले रिफॉर्म, जो उनका रेफॉर्मेशन का एक एजेंडा था, उसको उन्हें पूरा करना पड़ेगा। अदरवाइज फिर उन्होंने तो सिवाय ये कि अकाउंटेबिलिटी, और हमने सारे ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया और फिर केसेस में बंद किया, या हमने मीर शकील को जेल में डाल दिया या बाकियों को जेल में डाल दिया, तो अगर इस चीज से तो नहीं कुछ उनका वो एजेंडा पूरा होता, असल उनका रिफॉर्म एजेंडा था। आई थिंक दे हैव नॉट फुलफिल्ड इट। ठीक है, नहीं, इवन अगर अकाउंटेबिलिटी का नारा लगाते हैं तो करें अकाउंटेबिलिटी, लेकिन एक ड्यू प्रोसेस होता है, एटलीस्ट किसी को। मैं कह रही हूं कि केसेस बन के और हुआ कुछ नहीं, उन केसेस से निकला कुछ नहीं। मैं ये एग्जैक्टली। रीमा,
सर्वे के मुताबिक 23% अफराद बेरोजगारी को मुल्क का सबसे बड़ा मसला समझते हैं। हुकूमत को क्या इस सिलसिले में करना चाहिए, कैसे इंश्योर करना चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग जॉब्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए? अलीना शुक्रिया। मैं थोड़ी सी जनरल बात करना चाहती हूँ। आपने जो अपने इंट्रोडक्शन में सारे स्टेटिस्टिक्स दिए, आपने लोगों के परसेप्शन दी कि उनके लिए क्या ज़रूरी है, उसमें आपने जो गिनवाई चीज़ें वो थी बेरोज़गारी, गुर्बत, महंगाई और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। मेरा ख्याल ये 4-5 लोगों की तरजीहात हैं, वो हुकूमत से ये एक्सपेक्ट करते हैं। अब आप उठा के देख लें हमारे टॉक शोज़, उसमें हम लोग किस चीज़ को तरजीह देते हैं। आप हुकूमत के वुज़रा की स्पीचेस उठा के देख लें, आप इमरान खान साहब की अपनी स्पीचेस और उनकी जो बातें हैं, उनकी ट्वीट्स उठा के देख लें, वो तरजीह देते हैं करप्शन को, करप्शन की परसेप्शन को, और जो अकाउंटेबिलिटी वो कर रहे हैं, आप उसको एहतसाब कह लें या इंतकाम कह लें, उसको तरजीह देते हैं। तो यही हमें नज़र आता है, ये डिस्कनेक्ट। अवाम हुकूमत से कुछ और चाहती है, और हुकूमत की जो पूरी अभी तक परफॉर्मेंस है, जिसपे वो अपने आप को भी असेस कर रहे हैं, इसकी हर वक्त बात करते हैं, हम लोग टीवी पे बैठ के भी उसी की बात करते हैं, वो है करप्शन। और इस हुकूमत की करप्शन नहीं, पुरानी हुकूमतों की करप्शन, और ये किस तरह उनको अकाउंटेबल ठहरा दें। सो मेरा ख्याल है ये तरजीहात जो हैं, इनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अगर यही नारे आप लगा के पावर में आए, अभी भी आप वही नारे लगा रहे हैं, लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत मुख्तलिफ हैं। और ये पहला पोल नहीं है, और भी गैलप के पोल्स आ चुके हैं जो यही दिखाते हैं कि लोग हुकूमत से जॉब्स मांग रहे हैं, लोग हुकूमत से चाहते हैं वो महंगाई कम करे, लोग चाहते हैं वो गुर्बत कम करे। तो ये तरजीहात, मेरा ख्याल है, मेरा जवाब ये होगा कि हुकूमत को तरजीहात अपनी दुरुस्त करनी। ठीक है। और शायद हम लोगों को टॉक शोज पे जो आते हैं या जो एंकर्स हैं, उनको भी अपनी तरजीहात दुरुस्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम भी वही अकाउंटेबिलिटी, करप्शन की बात करते हैं। वेरी ट्रू। इरशाद भट्टी साहब, आप मुत्तफिक हैं रीमा के स्टांस से? वो कहती हैं तरजीहात का फ़र्क है अवाम और हुकूमत की, इस वजह से शायद मकबूलियत खो दी है। मैडम शेख, मोहतरमा रीमा साहबा ने कोई मशवरा नहीं दिया, उन्होंने हुक्म दिया है कि अपनी तरजीहात दुरुस्त करें, और मैं आज से कोशिश करूंगा इंशाल्लाह अपनी तरजीह दुरुस्त करने की। होगी नहीं, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूंगा। दूसरी बात यह है कि यह भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हुकूमत मुद्दत पूरी करना। अच्छा, सजेशन थी, चलो सजेशन थी तो फिर तो मैं रद्द करता हूँ। सजेशन मैं नहीं मानता, हुक्म होता तो मैं मान लेता। जमहूरियत है सर, यही जमहूरियत का हुस्न है। अच्छा, पहली बात यह है कि क्या अहम है कि मुद्दत पूरी करना, क्या ये अहम है कि वादे पूरे करना। लेकिन इनसे हट कर मुद्दत इनको ज़रूर अपनी पूरी करनी चाहिए। शहीद जमहूरियत अब नहीं बनना किसी को, और ना बनने देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये 27% नून लीग को पसंद करते हैं, 22% PTI को पसंद करते हैं, 11% पीपल्स पार्टी को। तो ये तो बड़ा मज़े का सर्वे है। यानी 5%, 22 महीने की कारकर्दगी आप सामने रखें और 5%, सुभान अल्लाह। ये 21% कौन है जो बजट से मुतमइन है? उनमें से 21 बंदे मुझे लाकर दिखाएं और मैं उनसे जफियां डालना चाहता हूं कोरोना का खतरा मोल लेकर। अच्छा, 97% चाहते हैं हुकूमत मुद्दत पूरी करे। इन जांबाजों को सलाम, और मैं इनके साथ हूँ। 67% लोगों ने तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत के इक़दामात से मुतमिन हैं। 24 किलोमीटर के इस्लामाबाद के 27%, 67%। वाह वाह वाह, ये भी बड़े जांबाज हैं। अच्छा, ये जो सबसे बड़े जांबाज हैं वो हैं 82% कोरोना पर हुकूमती कारकर्दगी से मुतमिन हैं। वाह जी वाह। अच्छा, 27% शहबाज शरीफ को, 22% इमरान खान को। यहाँ भी बड़ा थोड़ा सा फ़र्क है। मैडम शेख, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, मुझे इन सर्वों पर कभी भी यकीन नहीं रहा। ये सर्वे कभी भी काबिल भरोसा नहीं होते। सर्वे इंडस्ट्री अब बाकायदा एक कारोबार बन गई है, PR है, पैसा चलता है, हर सर्वे के पीछे एक एजेंडा होता है। कभी इन सर्वेस की टाइमिंग देखें और नताइज देखें, बहुत कुछ वाजे हो जाता है। फिर ये सर्वे अवामी नुमाइंदगी नहीं करते। अक्सर दफ्तर ड्राइंग रूमों में बैठकर तैयार होते हैं, अक्सर चंद हज़ार या चंद लाख लोगों के। पिछले 22 करोड़ की आबादी है। पिछले इलेक्शन में 5 करोड़ लोगों ने, तकरीबन लगभग 5 करोड़ लोगों ने वोट डाले थे, 22 करोड़ बाकी हैं। ये सर्वे इन 5 करोड़ और 22 करोड़ के लोगों की कैसे तर्जमानी कर सकते हैं? इस सर्वे को देख लें। अब इस एक फिक्रे पर तवज्जो दें, कोरोना के मामले पर हुकूमत से मुत्तफिक हैं। वाह 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 वाह। अच्छा, मुस्लिम लीग की मकबूलियत तहरीक इंसाफ से ज़्यादा।
और वो 5% ज़्यादा। चलो ठीक है, तरीके इंसाफ हुकूमत मुद्दत पूरी करे, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ करनी चाहिए। कोरोना के मामले पर हुकूमत से अवाम मुतमिन है, मुत्तफिक है। अच्छा, ये अब ये 3 फ़िक्रे जो हैं, अब आप क्या कह सकते हैं, एक एक फ़िक्रे में सब कुछ है, सारे एजेंडे हैं, क्या ज़मीनी हक़ायक़ यही है मैडम शेख? अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली मुझे पिंड भी में जाता हूँ, मैं गरीब लोगों में ज़्यादा, मेरे ख्याल से मैं चूँकि गरीब रह चुका हूँ, अब तो नहीं हूँ लेकिन गरीब रह चुका हूँ, तो मैं गरीबों में ज़्यादा बैठता उठता हूँ। और जो गरीबों का हाल है, जो दिहाड़ीदारों का हाल है, जो आम आदमी का हाल है, वो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। अल्लाह हम सारों को, ये सारों को हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, ये सारे हम ब्लेस्ड लोग हैं, अल्लाह इन सारों को और रिस्क में इजाफा करे। लेकिन जो गरीबों का हाल है, खुदा की कसम आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। बेरोजगारी, महंगाई। एग्जैक्टली ये सर्वे हमने आपकी खिदमत में इसीलिए पेश किया है क्योंकि आप ग्राउंड में, फील्ड में जाते हैं, आप देखते हैं, आपका हाथ लोगों की नब्ज के ऊपर है, तो हम चाहते हैं हमें बताएं लोगों का हाल क्या है, क्या कहते हैं लोग। अच्छा, अब ये है, अब ये है कि एक मिनट मेहमान, सॉरी भट्टी साहब का पॉइंट कंप्लीट कर लें, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। अच्छा, ये ज़मीनी हक़ायक़ नहीं, क्या है ज़मीनी हक़ायक़? एक लाइन में मुझे जल्दी से बता दें। ये ज़मीनी हक़ायक़ हैं। बेरोज़गारी बहुत हो गई है, महंगाई बहुत हो गई है, हर चीज़ का बुहरान है, हुकूमत और हुकूमती रिट कहीं नज़र नहीं आ रही। चौड़ चपट एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ होता है, उर्दू का, अंग्रेज़ी में उसको पता नहीं क्या कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं चौड़ चुपट। चौड़ चुपट होता है खराबी की आखिरी मंजिल। तो चौड़ चपट किस्म की बड़ी जबरदस्त आपने निशानदेही की भट्टी साहब, इसके लिए क्या करे हुकूमत? तो इसलिए बराए मेहरबानी हुकूमत क्या करे? इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली में फरमाया, मैं अपने नज़रिए पर कायम हूँ, मैं चाय बनाकर उनको कोई 25 कप चाय बनाकर देता हूँ। बुज़दार साहब वो दोनों एक कमरे में बंद बैठे, बुज़दार साहब को कहें कि मेरा नज़रिया पढ़ो और मेरे नारे पढ़ो। 35 नारे मेरे पास लिखे हुए हैं, 15 नारे और हैं, 50 नारे पढ़ें, नज़रिए को सुबह से शाम तक रट्टे मारें, फिर बाहर निकलें और देखें कि 22 महीने में क्या हुआ है। जो इमरान खान का नज़रिया है उसको इम्प्लीमेंट करें। अच्छा महमल, आप कुछ पॉइंट ऐड करना चाह रही थी प्लीज? नहीं, मैं सिर्फ कह रही थी कि रीमा से पूछ लें कि सर्विस, जिस तरह भट्टी साहब ने तो बेचारे सर्विस को उड़ा के रख दिया ना कि साइंटिफिक तरीके से होते, रीमा ज्यादा बेहतर समझा सकेगी, मैं इतनी अच्छी तरह ना समझा। नहीं, मैंने तो भट्टी साहब की खिदमत में ये कहा, मैं सर्वे उनकी खिदमत में इसलिए रखा है ताकि वो बता सके कि जमीनी हक़ायक़ क्या है। महमल, आप साजिश कर रही हैं मेरी और रीमा के तल्लुकात में। मैं बिल्कुल भी नहीं रीमा के साहब जल्दी से न्याजी साहब, मैं शहजाद की तरफ बढ़ूंगा। अलीना एक बात ले ले कि देखें, ये जो सर्वे होते हैं, ये जहां कंट्रोल मीडिया होता है उसका एक बड़ा इम्पैक्ट होता है, इसलिए मैंने उसको ज्यादा नहीं छेड़ा, क्योंकि मुझे पता है कि जब किसी का मीडिया ट्रायल चल रहा होता है तो उसका आम आदमी पे इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। तो प्लीज पहले तो ये समझें कि अगर मीडिया आपका कोई कंट्रोल्ड है या वो लोगों के सामने खुल के अपनी बात नहीं पहुंचा सकते या लोग अपने मौका नहीं पहुंचा सकते, तो लोगों की राय में फॉल्ट हमेशा देखी गई है। किसी का मीडिया ट्रायल शुरू हो जाएगा इमरान खान जब करेंगे, सर न्याजी साहब हालात इतने बुरे हैं कि हम तो सवाल भी उठाएं तो हमारे ऊपर कीचड़ आगे से फेंका जाता है, क्या बात करें हम इसकी। शहजाद आपका पॉइंट प्लीज। भट्टी साहब को पहले उन्होंने सर्वे को डिसमिस किया, लेकिन उन्होंने जो बात की सर्वे में भी तो वही है, लोगों की भी वही तरजीहात हैं जो भट्टी साहब ने उठाई। तो डिसएग्रीमेंट उनका सर्वे था, अपना सर्वे था, नहीं ये डिसएग्रीमेंट। भट्टी साहब कहते हैं अगली दफा मुझसे सर्वे कराएं। अब महमल खुश हो गई। शहजाद को शामिल गुफ्तगू करते हैं। शहजाद आपका पॉइंट। जी बिल्कुल करने का स्पीकर साहब। अच्छा देखिए, सर्वे तो टोटली डिपेंड करता है कि जो सैंपल सिलेक्शन है वो किस तरीके से हुई है। अगर उसको आपने डेमोग्राफिक्स पे, पाकिस्तान के जेंडर के हिसाब से, शहरी और दही इलाकों के हिसाब से उसको साइंटिफिकली बनाया, तो फिर वो सर्वे चाहे वो 1000-1500 लोगों का हो, वो नुमाइंदगी कर सकता है। और सर्वे का सैंपल का साइज नॉर्मली इतना होता है। मुझे नहीं पता इस सर्वे में पर्टिकुलरली क्या बात है, किस तरह उन्होंने सैंपल सिलेक्शन की है, लेकिन मेरे ख्याल से कोई बेवकूफ ही होगा वो ये कहेगा कि आज तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है वो 2018 के मुकाबले में बढ़ गई है या बरकरार है। हो ही नहीं सकता ना ये बात। तो यकीनन जो कारकर्दगी रही है, जो हालात हैं, उनके बाद उनकी पॉपुलैरिटी नीचे गई होगी। और आई एम श्योर तहरीक इंसाफ के खुद लोग भी ये जानते होंगे जो हालात हैं उन पे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने के इम्कानात नहीं है। वजह क्या है इसकी? वजह सादा सी है, सुनहरे ख्वाब दिखाए थे जो कि पूरे नहीं हुए।
अनरियलिस्टिक उन्होंने लोगों को वादे किए थे जो वो पूरे नहीं कर सके। और वादा क्या था, 1 करोड़ नौकरी देने का 5 साल में, 50 लाख घर बनाने का, इस्लाहात करने का, चाहे वो पुलिस में हो, जुडिशरी में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, ये उनके वादे थे। डिलीवर पहले 1.5 साल में क्या हुआ, बल्कि डिलीवर छोड़े, जो बातें की गई अवाम के साथ वो क्या थी, कट्टे देंगे, अंडे देंगे, भैंसे बेचेंगे, गाड़ियां बेचेंगे, लंगर खाने खोलेंगे, शेल्टर होम्स खोलेंगे, ये बातें की गई उनकी जानिब से। अब मसला ये है कि देखें, गरीब आवाम के लिए लंगर खाने, शेल्टर होम, गायें, भैंसे, ये सब इंपॉर्टेंट होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये काम करने वाले हैं सूबाई हुकूमतों के या फिर उससे नीचे लोकल गवर्नमेंट के। प्राइम मिनिस्टर ने एक मैक्रो लेवल पर एक विजन देना होता है और उस विजन की इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। और इसीलिए 2 दिन पहले जो एक तकरीर की नेशनल असेंबली में वजीर आजम ने, तो दोबारा एक उम्मीद की किरण थोड़ी सी जागी है कि शायद अगर फोकस अब इन बातों पे हो तो मुल्क के हालात बदलेंगे। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि देखें, मुल्क में आप सोशल सेक्टर पे, एजुकेशन या हॉस्पिटल पे पैसा नहीं खर्च कर सकते, वो स्पेस नहीं क्रिएट कर सकते जब तक आप पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के 500-600 अरब रुपए के सालाना लॉसेस को खत्म नहीं करते। तो उम्मीद करते हैं कि अब वजीर आजम इस एक गोल पे टिकेंगे कि 5 साल के बाद हमें वो ये बताएं कि देखिए 600 अरब रुपए का आपका 600 अरब रुपए का नुकसान होता था सालाना, हमने खत्म करके दिखाया। ये काम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो उन्होंने बात की उस पर अमल भी होगा, चाहे वो रिस्ट्रक्चरिंग करके, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन करें। हमें ये सुनने से तसल्ली, कौम की तकदीर नहीं बदलेगी या मुल्क की तकदीर बदलेगी अगर वो ये बताएंगे कि मैं अमेरिका गया और मैंने $5 लाख बचाए। बड़ी अच्छी बात है, आपने ऑस्टेरिटी की, $5 लाख बचाए, लेकिन इससे कौम की तकदीर नहीं बदलेगी। अगर आप हमें ये बताएंगे कि अमेरिका गया, $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है अगले 2 साल में, हमारा एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका से $5 बिलियन से बढ़ जाएगा, उससे तसल्ली होगी और उससे कौम की तकदीर भी बदलेगी और कौम और आवाम की तकदीर बदलेगी उससे। तो जो मैक्रो लेवल पे उनके करने के काम है, एक विजन देना और उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना, खुदा के वास्ते वो करें। ये छोटे छोटे काम आप लोकल बॉडीज को करने दें, लोकल गवर्नमेंट को करने दें। उम्मीद करनी चाहिए कि अब इस पर टिकेंगे। अगर ये देखिए मईशत ही है, अगर आपने मईशत नहीं चलाई, आप रोजगार नहीं दे सकेंगे, तो चाहे आप नवाज शरीफ को फांसी लगा दें, आप जरदारी को एहतसाब के नाम पे फांसी लगा दें, लोगों का पेट नहीं भरना है, लोगों को जॉब चाहिए। जब एक घर में चूल्हा नहीं जलेगा, जब उसके पास नौकरी नहीं होगी, तो कहां से वो सेटिस्फाई होगा, कहां से वो सेटिस्फाई होगा? तो ये डिलीवरी है और उम्मीद करते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं देखे ऑप्टिमिज्म अगर तो थोड़ा बिल्कुल, और अभी 3 साल है, हमने भी सवाल इसीलिए आगे रखे, बिल्कुल टिक जाए कि पावर सेक्टर का जो मसला हल कर दें, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ताकि आपके पास 5 साल के बाद बताने को हो कि ये बड़े बड़े जो चैलेंजेस थे उनमें हमने क्या कारकर्दगी दिखाई है। ठीक है जी, यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम एक सवाल रखेंगे अपने एनालिस्ट के सामने और एक इनसाइट शेयर करनी है एक मामले पर, एक ब्रेक के बाद। हम जो जिक्र करने जा रहे हैं जिस मामले का, वो वैसे तो सोशल मीडिया पर 2-4 दिन से काफ़ी उसके ऊपर बहस हो रही है और गर्मा गर्म मामला है, लेकिन मुझे इससे दुख इसलिए हुआ क्योंकि जब हम यंगर लॉट इस फील्ड में आए तो हमें उम्मीद थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो एजेंडा लेके आ रहे हैं और उस पर अमल जब होगा उनकी टीम की जानिब से, तो हमें एक साजगार माहौल मिलेगा काम करने के लिए। सवाल पूछना हमारा काम है, जवाब देना जो जिससे भी सवाल पूछा जाए उसका काम है। अगर आप जवाब नहीं देना चाहते तो ये भी आपका राइट है। लेकिन हुआ कुछ यूँ सोशल मीडिया पर कि वफाकी वज़ीर आबी वसाइल यानी फैसल वावडा साहब, उनसे द न्यूज़ के सहाफ़ी हैं फ़खर दुरानी साहब, उन्होंने कुछ सवालात पूछे। जब उन्होंने ट्विटर पर ये सवाल पूछे तो फैसल वावडा साहब ने न सिर्फ उनको बुरा भला कहा बल्कि उन पर ज़ाती हमले भी किए। फ़खर दुरानी साहब ने मुख्तलिफ़ वक्तों में उनसे कुछ सवालात पूछे थे और उनको भेजे भी थे, ये उनका मौक़िफ़ है। लेकिन जब फैसल वावडा साहब की तरफ से जवाब नहीं आया तो उन्होंने ट्विटर को अपनाया और ट्विटर पर ये पूरी पोस्ट की और फैसल वावडा साहब को उसमें टैग किया। फ़खर दुरानी साहब ने फैसल वावडा के फ्रॉड, माली बेज़ाब्तियों, गैर मुल्की जायदादों को छुपाने और शहरियत से मुतल्लिक कुछ दस्तावेज़ात थे जिसमें जालसाजी के इंकशाफात भी किए थे। सवालात का जवाब देने की बजाय अब फैसल वावडा साहब गर्म हो गए, ज़ातियात पर उतर आए। और यही नहीं बल्कि जब एक और सहाफ़ी उमर चीमा साहब, जब उन्होंने इस पर सरजनिश की फैसल वावडा साहब की, तो फैसल वावडा साहब उन पर भी बरस पड़े और बहुत ही नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर ज़ाती हमले किए। 5 माह हो गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से दोहरी शहरियत केस के हवाले से फैसल वावडा से कोई बाज़ पुरस नहीं की गई। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर का ये रवैया दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, सहाफ़ियों का तो काम ही यही होता है, तो फिर वफाकी वज़रा चाहे वो कोई भी हो, हुकूमत में हो या फिर वो अपोजिशन का भी कोई रहनुमा हो, सवाल के जवाब तो देना उनका बनता है। तो इस मामले पर थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि प्रोब करें कि हुआ क्या, ये ऐसे क्या सवालात थे जिसके ऊपर इतने सीख पाओ गए। तो हमने दावत दी है अपने रेगुलर पैनल के साथ साथ द न्यूज़ के सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी फ़खर दुरानी साहब को।
फ़खर साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने ऐसे क्या सवालात पूछे या क्या ऐसी ट्वीट की थी जिसके ऊपर इतने बरहम हो गए वफाकी वजीर? जी अलीना, सबसे पहले तो मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं कि मैं फैसल वाडा साहब के हवाले से 6 मुख्तलिफ स्टोरीज की हैं, जिसमें इनकी लंदन की प्रॉपर्टीज थी 9 जो इन्होंने कभी पाकिस्तान में डिक्लेयर नहीं की, खुफिया रखी हुई थी। उसके अलावा दूसरी जो स्टोरी थी वो इनकी ड्यूल नेशनैलिटी के हवाले से थी। जब ये अपनी नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कर रहे थे तो उस वक्त इन्होंने अब इलेक्शन कमीशन को ये बताया कि इनके पास सिर्फ पाकिस्तान की शरीयत है, उसके अलावा किसी मुल्क की नहीं है, जबकि ये उस वक्त अमरीकी शहरी थे। उसके अलावा इनकी एमनेस्टी स्कीम इन्होंने अवेल की, उस हवाले से स्टोरी थी। बाकी 2-3 स्टोरीज थी जो इन्होंने अपने मुलाजिम के नाम पे प्रॉपर्टीज रखी हुई थी। ये सब इन पे जब मैं काम कर रहा था नवंबर 2018 में मैंने फैसल वाडा से पहली दफा राब्ता किया था। इनिशियली इन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको सारे सवालात का डिटेल में जवाब दूंगा, आपसे मुलाकात करूंगा और तब सारे आपके सवालात को वो करूंगा। लेकिन इन्होंने कोई उसके बाद जब 2 दफा इनसे मुलाकात का टाइम मांगा तो इन्होंने टाइम नहीं दिया। फिर इसके बाद मैंने इनसे रिटर्न क्वेश्चन इनको भेज दिए कि आपके पास टाइम होगा तो आप मुझे इनके रिटर्न जवाब ही दे दीजिए। लेकिन इन्होंने उसके अब ये क्वेश्चंस पढ़े, उसके बाद तो बिल्कुल ही इन्होंने जवाब देना छोड़ दिया। खैर इस पे मैं तकरीबन 1 साल से वर्जन की भी कोशिश करता रहा, स्टोरीज को अपनी होल्ड किए रखा, स्टोरीज नहीं लगाई। तब तक जब फाइनली मैंने इनको भेजा इनका जो रिनाउंसिएशन लेटर था अमेरिका की शरीयत तर्क करने का, उस पे इन्होंने फिर मुझे कहा कि प्लीज गो अहेड। उसके बाद जब ये स्टोरी पब्लिश होगी जनवरी 2020 में, गो अहेड एज इन इन्होंने कहा कि ठीक है आप पब्लिश कर दें, मैं कमेंट नहीं करना चाहता। जी ठीक है, ये जनवरी 2020 की बात है, 20 जनवरी को स्टोरी पब्लिश हुई। ठीक है। 20 के बाद 29 जनवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ वकला ने इनके खिलाफ पिटीशन दायर की कि इन्होंने अपने हलफनामा में गलत बयानी की है, उसके अलावा अपनी दोहरी शहरियत छुपाई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 29 को हेयरिंग हुई तो इनकी तरफ से लीगल टीम कोई नहीं पेश हुई। उसके साथ साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी कुछ पार्टीज ने इनके खिलाफ पिटीशन दायर की। इलेक्शन कमीशन ने इनिशियल 2-3 हेयरिंग्स में इनकी लीगल टीम को कहा कि आप अपना रिप्लाई जमा करें, लेकिन इन्होंने वहां पे भी इनकी लीगल टीम ने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, लेकिन इसी बात को मैं बार बार फिर सोशल मीडिया के ऊपर लेके आता रहा कि फैसल वाडा साहब, आप ना इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा करा रहे हैं ना कोर्ट्स में, एटलीस्ट आप सोशल मीडिया पे बता दें या किसी तरह। तो ये फाइनली मैंने 2 दिन पहले एक ट्वीट की और उस पे इन्होंने और जवाब तो दूर की बात लेकिन बदतमीजी की। खैर वो तो एक सेपरेट इशू, लेकिन थोड़ी सी ये क्लियरिफिकेशन दे दीजिएगा फ़खर साहब, जो फैसल वाडा साहब ने ट्वीट किया है उसमें वो कहते हैं कि जी मैंने जवाब दिया है, तो ये क्या मामला है? लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनकी लीगल टीम को 2-3 बार कहा कि आप अपना जवाब जमा कराएं और तफसील में। इनकी पहली 2 हेयरिंग्स में लीगल टीम ने कहा कि हमें पिटीशंस की कॉपीज नहीं मिली, दूसरे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, इसलिए हम अपना जवाब जमा नहीं करा सके। उसके बाद तीसरी हेयरिंग में फिर इलेक्शन कमीशन ने इंश्योर कराया दौरान हेयरिंग ही, समाअत के दौरान ही, कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स इनसे वसूल कर लें जो पिटीशनर्स हैं उनसे, और आप हमें जवाब जमा कराएं 15 दिन के अंदर। वो उधर ही इलेक्शन कमीशन ऑफिस में ही इनको पिटीशंस की कॉपीज और दूसरे डॉक्यूमेंट्स दिए गए, लेकिन उसके बाद फिर कोरोना के हालात आ गए और फिर उसकी कोई समाअत नहीं हुई इलेक्शन कमीशन में, और अभी तक इनका कोई जवाब जमा नहीं हुआ। ठीक है जी, फ़खर साहब हमारे साथ ही रहेगा, अपने पैनल को भी चाहती हूँ कि हम गुफ्तगू में शामिल करें। इरशाद भट्टी साहब, ये क्या रिवायत चल पड़ी है? ठीक है आपने जवाब नहीं देना, वो आपका हक है, आप वो हक महफूज रखते हैं, लेकिन इस तरह से पर्सनल अटैक्स करना, गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करना, इखलाक से गिरी हुई बातें करना, ये कहाँ का, ये जवाज़ क्या है? अफसोसनाक है, बहुत अफसोसनाक है। बिलाशुबा आज इस वक्त हमारे मुआशरे में सबसे बड़ा मसला अदम बर्दाश्त है, लेकिन ये PTI का कल्चर भी है। PTI ने आके इसमें जो 4 चांद लगाए वो कमाल हैं। और फैसल वाडा साहब के मिजाज, वो मिजाजन वो जो ऐसे हैं, गर्म मिजाज हैं, यानी आप कराची में दहशत गर्दी हुई, वो असला पहन कर मौके पर आ गए। एक प्रोग्राम में कहा अगले 3 हफ्तों में नौकरियां ना हुई तो मेरी तिक्का बोटी कर दीजिएगा। एक प्रोग्राम में कहा 5000 बंदों को फांसी लटका दें, हालात ठीक हो जाएंगे। अभी कल ही एक प्रोग्राम में कहा कि जो इमरान खान साहब के खिलाफ साजिश करेगा उसे हम काट देंगे।
और लंबी नहीं, पिछली कैबिनेट मीटिंग में जो असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब पर जो गरजे बरसे और जिस तरह उन्होंने कहा कि आप इमरान खान साहब के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और वज़ीर आज़म बनने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, तो इमरान खान साहब को उनको साथ वाले कमरे में ले जाना पड़ा, तसल्ली देनी पड़ी। और यही नहीं, वज़ीर बनने से पहले जो MQM के ख़िलाफ़ वो कराची में और मेयर के ख़िलाफ़ जिस तरह वो लड़ा करते थे वो भी है। फ़खर दुरानी साहब का मैंने ट्वीट कई दफ़ा पढ़ा, भाई हैं हमारे, मैंने कई दफ़ा पढ़ा, मुझे कोई ऐसी बात नहीं लगी जिस पर गुस्सा होना चाहिए था, कोई ऐसी बात नहीं थी। एक सवाल था कि आपने कि आप इसको अगर आप जवाब नहीं देना चाहते, वेल लेफ्ट कर देना चाहिए था। आप वज़ीर हैं, हुकूमत में हैं, अब आप सिर्फ PTI के सियासतदान नहीं, आप वज़ीर हैं, हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, वेल लेफ्ट कर देना चाहिए। मैंने जब उन फैसल वाडा साहब का जवाब आया तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई, मैं तवक्को नहीं कर रहा था कि वो इस तरह का जवाब देंगे, तो मैंने उनको फ़ोन किया, उनका फ़ोन बंद था, अगले दिन किया, वो मीटिंग में थे। तो आज आते हुए जब सवाल आया तो मैंने फैसल वाडा साहब से कहा, फ़ोन किया तो मैंने कहा कि भाईजान इस गमो गुस्से की कोई वजह बता सकते हैं, क्यों इतना गुस्सा और गम है? उन्होंने कहा कि इस वक्त तो मैं मीटिंग में हूँ, लेकिन इसके पीछे एक लंबी कहानी है, वो कहानी और ये वही कहानी मेरी जो है ना, वो मेरे गमो गुस्से की वजह है, तो मैं ये मीटिंग से निकल के आपको वो कहानी सुनाऊंगा। तो अब क्या कहानी है क्या नहीं है ये एक सेपरेट इशू है, लेकिन मैं फैसल वाडा साहब, काबिल एहतराम फैसल वाडा साहब से कहना चाहूँगा कि सवाल करना, फ़खर दुरानी हो, इरशाद भट्टी हो, कोई और हो, कोई भी हो, सवाल करना, सवाल आप वज़ीर हैं, आपसे सवाल किया जा सकता है एज ए पाकिस्तानी, एज ए सहाफ़ी। और अगर फ़खर दुरानी साहब के ट्वीट में कोई एक लफ्ज़ भी ऐसा होता जिससे कोई तौहीन अमेज़ होता तो मैं ज़रूर, ये छोटे मुझसे मैं इनसे कहता कि आप ना करें, लेकिन कोई ऐसी बात बिल्कुल सही बात है भट्टी साहब। और हम सब, आपने अभी यंगर लॉट की बात की ना, फैसल वाडा साहब के जोशीले होने की, तो मैं कहती हूँ हम खुद भी अपनी फील्ड में जो इस तरह का, जो जिसकी बात हमें सही नहीं लगती, हम उसके साथ नहीं खड़े होते हैं, उसको भी हम इल्ज़ाम ठहराते हैं, लेकिन जो जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल किए गए वो नहीं सही था। शहजाद, आपका कमेंट लेना चाहूंगी इस पे। भट्टी साहब कह रहे हैं फैसल वाडा साहब ने उनसे इतना कहा कि इसके पीछे एक लंबी सी कहानी है, लेकिन क्या वो लंबी सी कहानी इस तरह का रिस्पांस जस्टिफाई कर सकती है जो भी है? देखिए अलीना, एक तो जिस हुकूमत की पॉलिसी ये हो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का आप गला घोंट दें, आप सेंसरशिप पर यकीन रखते हो, आप किसी भी किस्म का डिसेंट चाहे वो सिविल सोसाइटी से आए उसको खत्म करने का आपका प्लान हो, ये आपका विजन हो, तो फिर इसी तरह की बातें होती है ना कि आपसे कोई सवाल पूछा जाए, आपके खिलाफ कोई स्टोरी आए, एक सहाफी का हक बनता है कि वो आपसे सवाल पूछे, आप जवाब दे दें या जैसे भट्टी साहब ने कहा वेल लेफ्ट कर दें। लेकिन इस तरह का जो रवैया उनकी तरफ से था, जो लफ्जों का चुनाव उन्होंने किया, जिस किस्म की बात की, मेरे ख्याल से बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। फोरम उनके पास मौजूद है, या तो फ़खर दुरानी साहब को जवाब दे देते या सोशल मीडिया पे या टेलीविजन में किसी भी प्रोग्राम पे जाके जवाब दे देते, या इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने उनसे जवाब मांगा है वहाँ जवाब दे देते। लेकिन इस तरह का रवैया इख्तियार करना मेरे ख्याल से एक वफाकी वजीर को ज़ेब नहीं देता है। ठीक है जी, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, अपने बाकी एनालिस्ट का कॉमेंट शामिल करेंगे। हमने सवाल आज ये रखा है कि एक सहाफ़ी जिसका काम है सवाल करना, इन्वेस्टिगेट करना और उसके बाद पूछना कि ऐसा क्यों था, जब वो पूछता है तो उसके ऊपर ज़ाती हमले क्यों किए जाते हैं, उसको उसके खिलाफ गलीज़ ज़बान क्यों इस्तेमाल की जाती है, इखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू क्यों की जाती है? न्याजी साहब। हमारे दोस्त मारूफ शायर शुआइब बिन अजीज साहब का एक बड़ा खूबसूरत कॉल है, उनके फिक्रे जो है पाकिस्तान में आम है कि क्यों उदास फिरते हो, इस तरह तो होता है इस तरह कामों में। तो उनका फिक्र है कि किसी से सच का मजाक ना करो, वो उसका बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो पहली बात तो यह है कि अगर किसी को आपने सवाल किया और वो सच्चा सवाल है तो ज़ाहिर है उसे गुस्सा होगा। दूसरी बात यह है कि PTI का डिलेमा क्या है, इसके अंदर जो उनके जो नेटिव्स हैं, जो ओरिजिनल्स हैं, जो उनके जमपल है, वो ऑन जॉब ट्रेनिंग पे हैं। ये जो इंडस्ट्री के अंदर है, ये लोग ज्यादा जानते हैं कि ऑन जॉब ट्रेनिंग का मतलब है कि उनसे मशीनों को भी खतरा होता है, ये ऑन जॉब ट्रेनिंग हो रही है। दूसरा मुझे जो है, और इसलिए जो दूसरे जो आए हैं ट्रेन लॉट आई है जो कि हार्ड है, वो उनका एक अपना उसने जो क्योस क्रिएट किया हुआ है, तो ये एक अजीब तमाशा लगा हुआ है, चूचू का मुरब्बा, और ये नताइज भुगत रहे हैं। मुझे सिर्फ एक फिक्रा आपको बड़ा अच्छा लगा है कि
कि हम जो जंगल लॉट हैं, जो बड़ी उम्मीदें लगा बैठे, अब जंगल लॉट में गिरा के हमारे जैसे जो सादा लोग पाकिस्तानी हैं, उसमें हमारे मेरे जैसे उम्र के लोग भी हैं और आप जैसे यंगस्टर्स भी हैं, ये हम सादा लोग पाकिस्तानी कि खुदावन ये तेरे सादा लोग बंदे किधर जाएं कि यहाँ दरवेशी भी आई जा रही है, सुल्तानी भी आई जा रही है। देखें ये जो है ये खाता है हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर, ये इतना आम कारोबार है यारी, जो धोखा चिकनी चपड़ी लाद के लोगों को बातों में मोह लेना। आप जैसे यंगस्टर जो हैं उनका कसूर ये नहीं कि वो यंगस्टर है, उनका कसूर ये कि वो सादा लोग हैं, वो अज्ञानदार थे या कम से कम एक जो है फ्रस्ट्रेशन में वो इसके पीछे चल पड़े। तो बाकी फैसल वाडा साहब जो है वो एक हैं टेम्परामेंटल आदमी है और वो जो है वो ही कुछ उन्होंने किया है जो उनसे तवक्को है कि स्पर ऑफ द मोमेंट में। ठीक है, नहीं सर मैं मेहमल से पूछना चाहती हूँ। मेहमल, तो फिर हम क्या सवाल ना पूछें, क्योंकि यही लगता है कि अगर हम सवाल पूछेंगे कल को तो हमें भी वैसे ताने दिए जाएंगे और इतनी गंदी और जाती हमले होने शुरू हो जाएंगे हम पे भी। बात ये कि जी अलीना, बात ये है कि ये जिस तरह शहजाद ने भी बात की, भट्टी साहब ने भी बात की, ये तो चाहते ही नहीं है कि सवाल हो। ये हुकूमत तो चाहती ही नहीं है कि इनके ऊपर किसी किस्म के भी क्रिटिसिज्म हो। ये हुकूमत तो चाहती है कि जिस तरह पीटीवी सब अच्छा है दिखाता है, उसी तरह जितने भी चैनल्स हैं या जितने भी अखबारात हैं या जितने भी सोशल मीडिया पे जर्नलिस्ट बैठे हैं या एनालिस्ट बैठे हैं, वो सब के सब इनको वाह और शाबाशी। उसके अलावा अगर वो कोई छोटा सा भी सवाल उठाते हैं और फैक्ट बेस खास तौर पे अगर कोई चीज उठाते भी हैं, उसके ऊपर इनको बड़ा गम गुस्सा होता है। उसके बाद ना सिर्फ ये जिस तरह ये फैसल वाडा साहब ने तो खैर ट्विटर के ऊपर भी इस तरह कर दी, इनकी जाहिर बात है पूरी टीम्स भी होती है जो आपको सोशल मीडिया के ऊपर करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी आपको ये तंग करते हैं। ये कल्चर है पीटीआई का अनफॉर्चुनेटली, कि जिसके अंदर जो जितनी ज्यादा बदतमीजी करता है उसको उतनी ही ज्यादा शाबाशी मिलती है। ये बात मैं नहीं कहती, ये आप पीटीआई के अंदर के लोगों से पूछ ले कि क्या होता है जब वो इस तरह की कोई हरकत करते हैं, दे नो दे कैन गेट अवे विद इट। और एक्चुअली उनको ये पता है कि इससे उनको कोई ना कोई चीज यानी उनको शाबाशी मिलेगी, उनकी तारीफ होगी और उनका कद बढ़ेगा पार्टी के अंदर। महमद, ये मैं बाबर सत्तार साहब से पूछना चाहती हूँ। बाबर साहब, लेकिन वजीर आज़म इमरान खान और उनका एजेंडा तो बिल्कुल मुख्तलिफ था ना। वो तो कहते थे कि भाई आप अकाउंटेबिलिटी करें और अक्रॉस द बोर्ड करें, तो जब सहाफियों का भी काम यही होता है, वो सवाल उठा रहे हैं तो फिर ऐसे हमले। अलीना, इतनी भोली तो आप नहीं हैं, इतना मासूमाना सवाल आपने। सर मैं वाकई में पूछना चाह रही हूँ कि ये हो क्या रहा है, मैं तो हैरान हूँ बाबर साहब। देखिए, मैं तो ना हैरान हूँ और ना मैं परेशान हूँ, क्योंकि ये जो स्लाइड है ये तो एक अरसे से नजर आ रही थी। दो चीजें यहाँ पे कंबाइन हुई हैं। एक, हमारी रियासत ने एक कल्चर क्रिएट किया है, उसमें आप बहुत सारे सवाल नहीं पूछ सकते। मैं और आप, हम ये प्रोग्राम करते हैं, बाकी लोग हैं, हमें पता है बहुत सारे इश्यूज पे हम बात ही नहीं कर सकते। उन पे आप ना सवाल पूछ सकते हैं, ना उसका जवाब दे सकते हैं, ना उस पर आप लिख सकते हैं। ये हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच की सर, लेकिन फैसल हसन चौहान साहब ने बदतमीजी की थी तो उनको हटाया गया था। ये फैसल वावडा साहब को भी एक हरकत पे आज तक, ये पॉइंट है। मुझे जरा कंप्लीट कर लेने दीजिए मेहरबानी करके। देखिए, एक कल्चर स्टेट ने क्रिएट किया जिसमें यह है कि आप पावरफुल एलीट से सवाल नहीं पूछ सकते और अगर पूछेंगे तो आपको सजा मिलेगी। और बहुत सारे लोगों को सजा मिली। बहुत सारे एंकर, जर्नलिस्ट ऑफर हो गए, लिख नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। उसके साथ एक हाई स्कूल का फ्रैट कल्चर शामिल हो गया जो पीटीआई का कल्चर है, जिसमें आप बदतमीजी करें, आप बुली करें। अकाउंटेबिलिटी उस वक्त तक जब तक बात आप तक नहीं पहुंचती, उस वक्त तक आप अकाउंटेबिलिटी करें। इसने क्या किया, इसने इंट्रेंच कर दिया एक और कल्चर कि बात अब सही या गलत की नहीं हो रही। प्राइम मिनिस्टर साहब तो पार्लियामेंट में कह रहे थे हम सही गलत का फर्क भूल गए, सही कह रहे थे। हमें सही गलत का अब फर्क नहीं पता। खाली इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप किसके साथ खड़े हैं। अगर आप पीटीआई के साथ खड़े हैं, आपकी हर चीज ठीक। अगर आप पीटीआई के खिलाफ हैं, इस लेवल की पोलराइजेशन है और उसमें आपने जवाब के साथ, आपने आर्गुमेंट के साथ इंगेज ही नहीं होना। किस लेवल के ऊपर डिबेट है अभी हमारे पास? आप आर्गुमेंट के साथ तो इंगेज नहीं होते। आपने सीधा उससे पूछना है कि तुम ये, तुम वो, और इसके ऊपर आपकी कॉन्वर्सेशन आके खत्म होनी है। तो हमें ना हैरान होना चाहिए, ना परेशान होना चाहिए। ये एक सिस्टम है और ये स्पाइरल डाउन मजीद करेगा, हालात यहाँ से मजीद खराब होंगे। रीमा,
लीना, मैं फोकस करना चाहती हूँ एक कहानी पे, एक स्टोरी पे, फखर दुरानी साहब की, जो डुअल नेशनैलिटी वाली है, क्योंकि मुझे लगता है वो इतना स्ट्रॉन्ग केस है उनके अगेंस्ट कि उनको खौफ है कि वो अपनी कौमी असेंबली की रुकनियत गवा देंगे। फैक्ट्स कुछ देख ले, रिपोर्टेड फैक्ट्स फिलहाल 11 जून को उन्होंने अपनी नॉमिनेशन पेपर सबमिट किए, 18 जून को वो अप्रूव हो गए, 22 जून को उन्होंने अपनी अमेरिकन नेशनैलिटी रिनाउंस करने का प्रोसेस शुरू किया, जो 25 जून को अप्रूव हुई। हमारी अदालतों की पूरी जजमेंट्स है, पूरी हमारी जूरिस्प्रूडेंस है हमारे पीछे, जो कहती है कि आपने 2 डेट्स देखनी है। पहली ये कि आपने नॉमिनेशन पेपर्स किस डेट को सबमिट किए, जो यहाँ पे मेरा ख्याल 11 जून है, और दूसरी डेट आपने देखनी है कि आपकी जो पूरा प्रोसेस है रिनाउंसिएशन का, दूसरी अपनी शरीयत, वो कब कंप्लीट हुई। यहाँ पे वो 25 जून। अगर आप हमारे कवानीन देखें, हमारी आईनी आर्टिकल 63 है, तो बहुत साफ साफ ये ऐसा केस है कि फैसल वाडा साहब ने झूठ बोला, मिसरिप्रेजेंट किया इलेक्शन कमीशन के सामने कि वो दोहरी शहरियत रखते हैं। तो इस पे हमारी अदालतों ने 2 तरह के फैसले किए हैं। एक कि उनको डी नोटिफाई किया जाएगा, उनकी हल्की सा फ्रेश इलेक्शन होगा। दूसरा कि वो सादिक और अपनी नहीं कहेंगे, मैं इसको एग्री नहीं करती इस आर्टिकल 62(1)(f) से, लेकिन हमारे पास जजमेंट्स हैं जिसपे लोगों को फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है नेशनल असेंबली यहाँ कंटेस्ट करने से उसकी सीट। तो मेरा ख्याल है फैसल वाडा साहब इसलिए ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको खौफ है और उनके पास शायद कोई प्रूफ नहीं है, जो कह रहे हैं मेरे पास है, नहीं है उनके पास। और हमारे जो अदालतों के फैसले हैं, अगर वो उन्हीं के बेसिस पे इनके केस का भी फैसला करें, तो बहुत क्लियर है कि उन्होंने गलती की और ये उनको अपनी नेशनल असेंबली की सीट एक दफा या फॉर लाइफ हाथ धोना पड़ेगा उनसे। ठीक है। और फ़खर दुरानी साहब का मैं खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, वो आ जाए और जो सवालात हमारे दिल में थे उन्होंने वो क्लियर किए। बाकी हम तो इतनी सी गुजारिश कर सकते हैं अपने यंग जो शीले वज़ीर से कि अगर आपके पास सबूत हैं, दलाइल हैं, तो ज़रूर पेश करें। सवालात उठाना हमारा काम है, ख़ास तौर पर यंगर लॉट की आप लोगों से बड़ी उम्मीदें हैं, तो दलील दें। आपको नहीं जवाब देना, आप नो कमेंट कह दें। विल क्लोज द प्रोग्राम ऑन दैट।